नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चिराग और आनंद मोहन के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है, ये वाक युद्ध महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग है? क्योंकि आनंद मोहन का चिराग पर हमला स्वाभाविक नहीं लग रहा है। आनंद मोहन का चिराग के साथ साथ दलित राजनीति के सहारे चिराग को घेरना भी सहज नहीं लग रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब आनंद मोहन खुद एनडीए के खिलाफ काम करने की बात मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट तक पहुंच चुकी है, या यूं कहें बात सीएम तक भी पहुंच ही गई होगी। तिरहुत शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चल रहा है, स्नातक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटिंग होना है, उसमें एक उम्मीदवार को लेकर बृजनाथी सिंह का बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसको लेकर आनंद मोहन के बारे में खबरें आ रही थी कि वो उसके पक्ष में है, मतलब जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट से बाहर के सर्किल में ये चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी, और ये चर्चा गंभीरतापूर्ण ढंग से हो रही थी। और अचानक चिराग की बात आ जाना, क्योंकि वो पहले बृजनाथी सिंह का बेटा पहले चिराग पार्टी में ही था, वहीं से रिजाइन दे के चुनाव लड़ने आया, और अचानक आनंद मोहन का समस्तीपुर में पहुंचकर बयान देना मायने तो रखता है। वह समस्तीपुर जहां चिराग की पार्टी की सांसद भी है और अशोक चौधरी की बेटी वहां से सांसद, मतलब जो चिराग पासवान की पार्टी की जो सांसद हैं संभवी चौधरी, वो अशोक चौधरी की बेटी भी है। और समस्तीपुर पहुंचकर अगर आनंद मोहन ऐसा कुछ कहते हैं तो फिर तो कुछ न कुछ बात है, क्योंकि यह पिछले 3-4 दिनों से जो राजनीतिक जिस तरीके से करवट ले रही है, वो राजनीति कहीं न कहीं दिखा रहा है कि जदयू के अंदर नीतीश कुमार कुछ न कुछ असहज है जदयू के अंदर। और उस असहजता को इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार हाल के दिनों में जो फैसला लिए हैं, वो फैसला ऐसा है जैसे चीज़ों को थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं। कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं कि थोड़ा और स्थिति को और स्पष्टता के साथ सामने आने दे, तब फिर शिकार करने में मजा आएगा, ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्योंकि ललन सिंह ने जिस अंदाज में मुसलमानों के बारे में बयान दिया, उसके 24 घंटे के अंदर बलियावी राष्ट्रीय महासचिव बन गए, और साथ में ललन सिंह के एक खासम खास को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जिनको हाल ही में संगठन से हटा दिया गया था। तो फिर आखिर चल क्या रहा है? या फिर नीतीश बैलेंस बनाकर, पार्टी के अंदर बैलेंस बनाकर साधना क्या चाहते हैं? क्योंकि आनंद मोहन का बयान उस बैलेंस से थोड़ा 2 कदम आगे दिख रहा है। वो जो बैलेंस बनाने की जो कोशिश जदयू के अंदर कर रहे हैं, उससे थोड़ा अलग दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार कोई बड़े फैसले लेने के मूड में है? क्योंकि इतना तय है कि पिछले 72 घंटे के दौरान जो राजनीति जिस तरीके से करवट लेनी शुरू हुई है, आनंद मोहन का प्रकरण स्वाभाविक नहीं लग रहा है। क्योंकि आनंद मोहन चिराग को पर जिस तरीके से निशाना साधा है, वो भी स्थापना दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं। चिराग आज पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और इस मौके पर आनंद मोहन का हमलावर होना, कुछ तो बात है। तो जरा पहले सुनिए कि आनंद मोहन ने समस्तीपुर में क्या कहा, और समस्तीपुर की बातों को लेकर चिराग ने क्या कहा, और फिर चिराग के बात को लेकर आज आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद ने क्या कहा। क्योंकि शुरुआत समस्तीपुर से हुई थी, और सीधा सवाल था चिराग पासवान से कि जीतन राम मांझी के बेटी दमाद ये पुतहू के चुनाव प्रचार में आप क्यों नहीं गए? क्या एनडीए के साथ छल तो नहीं है?
मेरे यहाँ भी वो नहीं आए थे, और क्या उन्हें राजपूत मतदाताओं से की जरूरत नहीं है? तो चिराग अपने अंदाज में समझिए कि वो धमकी देते हुए ही कहा कि जैसे राजपूत की धमकी इन्होंने दी, उसी तरीके से पासवान की भी धमकी उसने दी कि राजनीति में है तो हमारी भी जरूरत पड़ेगी। और उससे 2 कदम आगे बढ़कर चेतन आनंद ने सीधे सीधे तौर पे चिराग पासवान के पूरी राजनीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो पहले सुन लीजिए इन दिनों का बयान। चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं या नहीं है। जब वो एनडीए में है तो वो पासवान कैंडिडेट जन स्वराज का इतना वोट कैसे ले आए, ये क्वेश्चन मार्क है। और एनडीए में अगर पूरी वफादारी से हैं तो आप गए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। इसलिए राजनीति, गांधी ने कहा कि हम सीधे लोग हैं और सीधे सीधे चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मेरा कोई रास्ता नहीं। तो यहां तो सीधा सीधी अर्थ लगा रहा है लोग कि आप एनडीए के लीडर हैं, आप वैशाली में हमारा वोट लेते हैं, लेकिन आप 3 बार प्रोग्राम देके शिवहर नहीं जाते। एक सवाल है। और आप मांझी जी की बहू खड़ी होती है, एनडीए का एक सीट था, सबसे प्रेस्टिजियस सीट था, और आप इमामगंज नहीं जाते, क्यों? आप किधर हैं, ये तय कीजिए। और दूसरी बात कि आप पासवानों के लीडर हैं या नहीं। अगर हैं तो एनडीए में हैं और 37,000 वोट एक पासवान लड़का निकल के आया और ले गया, तो आपसे बड़ा लीडर हुआ पासवानों का। पहली बात तो वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूँ कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। बाकी उन्होंने जो कहा नहीं कहा, जैसा मैंने कहा वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो उनके जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं। पासवान केंद्र में मंत्री एनडीए में हैं, फिर भी इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है कि वो एनडीए में नहीं है? तो वो कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सवाल तो आपका भी सवाल है, ये तो हमने सवाल किया है, ये सवाल प्रेस वालों का भी है, ये सवाल एनडीए में बिहार में रहने वाले हर एक लोगों का सवाल है, ये सवाल मांझी जी का सवाल है जो हमने किया है। तो क्या क्लियरफाई उनको करना चाहिए? क्लैरिफाई कीजिए आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको गठबंधन धर्म के अनुसार हर जगह जा करके सभी लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यहाँ पर नहीं चलती है। गठबंधन पिक एंड चूज़ पे नहीं चलता है, मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि या फिर हम इस पार हैं या उस पार हैं। शिवहर भी नहीं गए? शिवहर भी नहीं गए। 3 बार आप लोगों ने बुलाया? 3 बार टाइम दिया गया। जी जी। बुलाया तो ऑब्वियस सी बात है, गठबंधन में तो बुलाएंगे ही, लेकिन 3 बार समय दे दिया गया, उसके बाद नहीं आए। ये बड़ा सवाल है। क्या चाहते हैं आप, मैंने क्या करें? अब तो चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर गठबंधन में हैं तो सबके साथ मिलके चले तो हम स्वागत करते हैं उनका। अगर गठबंधन में नहीं है तो वो भी स्पष्ट कर दें कि हाँ किसी को मदद नहीं करेंगे। वो पिक एंड चूज की पॉलिसी, ये जो है दोगलापन हो जाता है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि वो सब कोई पार्टी में ही नहीं है, तो आखिर बोल क्यों? हम तो है ना, हम तो मदद किए हैं, इस सरकार को बचाने में हम ही ना थे। हम प्रश्न उठा रहे हैं,
हमारी माँ का चुनाव था, वो भी तो गठबंधन में है, उधर क्यों नहीं गए? मांझी जी तो हैं, उनके चुनाव में क्यों नहीं गए? आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, उनका कार्यक्रम कहीं और लगा होगा जिसके कारण नहीं गए रामबृक्ष। अब वो आरजेडी वाले लोग थोड़े जो बोल रहे हैं उनका विषय है, हमसे हमारी बात नहीं, कीजिए। वो कह रहे हैं कि चेतन आनंद जो है वो कैमरे पे आके वो अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। अब हम पहली बार कैमरा में आए हैं, ऐसा तो नहीं है लगातार हम कैमरा में आ रहे हैं। सुन लिए इन दोनों का बयान। क्या चल रहा है ये भी आपने गौर किया होगा, लेकिन क्या लगता है कि आनंद मोहन बिना किसी इशारे के ये बात कह रहे हैं क्योंकि इसका मतलब दूर तलक है। और चिराग को लेकर, भले चिराग आज एनडीए में है, नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन चिराग को लेकर नीतीश सहज नहीं है, ये कई मौके पर देखने को मिला है। और 2020, क्योंकि नीतीश कुमार की एक ये भी खासियत है कि वो जब बदला लेते हैं ना तो चुन चुन कर लेते हैं, एकदम चुन चुन कर, गब्बर सिंह जैसे है ना, वही इसी टाइप स्टाइल में वो लेते हैं। क्योंकि 2020 का जो सेटबैक उनको लगा है उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, और वही 20 का ही सेटबैक है जिस वजह से आज भी नीतीश कुमार चाह कर भी अपने पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले उनको स्वीकार करना पड़ रहा है जो अमूमन नीतीश कुमार स्वीकार करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे। हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ, एक मंत्री का बेटा एलजेपी से चुनाव लड़ जा रहा है, एक मंत्री का बेटा कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ जा रहा है, ये सारी बातें आप देख रहे हैं ना, फिर भी नीतीश चुप है। वजह 2020 का वो चुनाव, जिस चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी के सहमति से उनकी पीठ पर खंजर भोंका गया था, और वहीं से वो मानसिक तौर पे भी काफ़ी तनाव में दिखे और धीरे धीरे इस मन स्थिति में पहुंच गए। हालांकि इस दौरान चिराग की उन्होंने पार्टी तोड़ी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उन्हीं का खेल था टूटने में। यहाँ तक कि दिल्ली का वो आवास भी खाली करवा दिया, जिस आवास में चिराग का जन्म हुआ होगा, चिराग जहाँ बचपन चिराग का जहाँ गुजरा होगा, बहुत सारी यादें रामविलास पासवान से जुड़ी रही होगी उस आवास में। उस आवास को से बाहर निकलना पड़ा, अंबेडकर से लेकर रामविलास पासवान की स्टेचू को सड़क पर फेंक दिया गया, ये सारी बातें हुई। लेकिन टिस अभी भी नीतीश के मन में है, ये साफ दिख रहा है आनंद मोहन के बयान से। ऐसे में आने वाले समय में आनंद मोहन, जीतन राम मांझी जैसे नेता और अधिक चिराग पर हमलावर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आनंद मोहन का मोर्चा खोलना संकेत है कि आने वाले समय में चिराग पर हमला बढ़ेगा। और हमला बढ़ने का मतलब है कि चिराग जिस अंदाज में अपनी बात रखने के आदी रहे हैं, वो मिजाज, भले ही 28 तारीख वाला कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया, वो अपने घर पे कर रहे हैं कल, लेकिन जो स्थिति बनती जा रही है, बस इंतजार है जीतन राम मांझी की जुबान खोलने का। और उनके जुबान खोलते ही बिहार एनडीए में एक अलग तरीके का घमासान देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश अपने उम्र के इस पड़ाव में, या यूं कहे अपने राजनीतिक उम्र के इस पड़ाव में, जब आप पीछे देखेंगे तो अपने दुश्मनों से ये बहुत ही निश्चिंतता के साथ निपटते हैं। तो अब देखना यही है कि ये जो आखिरी मंजिल है दुश्मनों की, उससे नीतीश किस तरीके से निपटते हैं। वैसे आनंद मोहन का बयान अपने आप में संकेत है कि बिहार में खेला होवे।